वेलकम टू इडुवेरिया जीके स्टडी। इडुवेरिया जीके स्टडी में आप लोगों को स्वागत है। इसमें जो मैं प्राचीन भारत का वीडियो और जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, हर एक बार हर एग्ज़ामों में रिपीट होते चले आ रहे हैं कई सालों से, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा और दूसरे दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा जो भाई प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी कर रहे हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त। गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के। कुषाणों के। गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने महाधिराज की उपाधि धारण की। उपाधि धारण की। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? आर्यभट्ट। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट एक गणितज्ञ था। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी संस्कृत। सरकारी दरबारी भाषा क्या था? संस्कृत। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा, सरकारी या दरबारी भाषा क्या था? सरकारी या दरबारी भाषा क्या था? सरकारी या दरबारी भाषा संस्कृत था। सरकारी या दरबारी भाषा संस्कृत था। संस्कृत था। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी संस्कृत। संस्कृत थी। संस्कृत थी। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो एक खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? आर्यभट्ट था। कौन था? आर्यभट्ट। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी संस्कृत। इतिहासकार बीएस स्मिथ ने किस विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा था? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको इसमें ये पढ़ना है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। और भारत को नेपोलियन को समुद्रगुप्त को किसने कहा था? तो बीए स्मिथ ने कहा था। बीए स्मिथ ने कहा था। किस लिए कहा था? इसको विजय से प्रभावित होकर कहा था। इसको विजय से प्रभावित होकर बीए स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था। भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को। गुप्त वंश का वह कौन था? गुप्त वंश का वह कौन था? वह कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका स्कंदगुप्त ने। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त ने। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए। कला एवं स्थापत्य के लिए। कला एवं स्थापत्य के लिए गुप्त राजवंश प्रसिद्ध था। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? गुप्त काल से। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? गुप्त काल से। गुप्त काल से। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त दो विक्रमादित्य। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के समकालीन थे। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य का कालिदास राजकवि थे।
कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे? चंद्रगुप्त टू, विक्रमादित्य का। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था नालंदा विश्वविद्यालय। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह था नालंदा विश्वविद्यालय। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त से। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त से, भानुगुप्त से। फहान किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त टू के शासनकाल में। इसका आंसर है डी। फहान किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त टू के शासनकाल में। फहान किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त टू के शासनकाल में। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था, क्या था? गुप्त काल। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता था? गुप्त काल को। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता था? गुप्त काल को। फहान कहाँ का निवासी था? चीन का। फहान कहाँ का निवासी था? चीन का। सेतु बंध का रचनाकार, सेतु बंध का रचनाकार परवरसेन टू किस वंश का शासक था? बकाटक का, बकाटक का। सेतु बंध का रचनाकार परवरसेन टू किस वंश का शासक था? बकाटक का, बकाटक का था। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? समुद्रगुप्त को कहा गया। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया? कौहम स्तंभ लेख में। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया? कौहम स्तंभ लेख में। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने जिस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी वह थी बोधगया। कहाँ था? बोधगया। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने जिस स्थान पर भगवान बुद्ध का मूर्ति बनाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी वो कौन था? कहाँ था? बोधगया था। बोधगया। समुद्रगुप्त ने समुद्रगुप्त से अनुमति मांगा था। मंदिर निर्माण का कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? गुप्त काल में। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? गुप्त काल में हुआ। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? गुप्त काल में हुआ। चंद्रगुप्त टू ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? शकों का उन्मूलन के बाद। शकों का उन्मूलन के बाद। चंद्रगुप्त टू ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? शकों का उन्मूलन के बाद। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु। शिव, बुध, सूर्य नहीं। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु, विष्णु। चंद्रगुप्त टू ने अपनी किस विजय से खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? शकों को पराजित करने के बाद। चंद्रगुप्त टू ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? शकों को पराजित करने के बाद। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु। चंद्रगुप्त दो ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के सिक्के जारी किया था? शकों के विजय के बाद। महरौली, दिल्ली। महरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? चतुर्थ सदी में। महरौली जो दिल्ली में है वहाँ पर एक लौह स्तंभ बनाया गया था, वो किसके काल में हुआ था? चतुर्थ सदी ईस्वी में। निर्माण किस सदी में हुआ था? चतुर्थ सदी ईस्वी में हुआ था। फहान और हेनसांग ने चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः के राज्यों को देखा। फहान और हेनसांग ने चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः के राज्यों को देखा। धन्वंतरी थे। धन्वंतरी समुद्री विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक से। हाँ, धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक से। धन्वंतरी क्या थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार में नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक से। धन्वंतरी। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक।
राजतंत्रात्मक। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक। फहान द्वारा रचित ग्रंथ फोकवो निम्नलिखित में से किसका विवरण नहीं मिलता है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को विवरण नहीं मिलता है। फहान द्वारा रचित ग्रंथ को फोकवो की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को नहीं मिलता है। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है, दशावतार मंदिर देवगढ़ का, वो गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट, सबसे उत्कृष्ट मंदिर है। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? 16, 17 एवं 19 गुफाओं का। 16, 17, 19 गुफाओं का अजंता की गुफाओं में निर्माण गुप्त काल में हुआ। 16, 17, 19 में। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? 16, 17 एवं 29। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? चंद्रगुप्त II के दरबार से जुड़े थे। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? चंद्रगुप्त II के शासनकाल से। गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? चंद्रगुप्त फर्स्ट को। गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? चंद्रगुप्त फर्स्ट को। चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत का आरंभ किस उपलक्ष्य में किया? अपने राजरोहण के स्मारक के रूप में। अपने राजरोहण के स्मारक के रूप में। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? अपने राजरोहण के स्मारक के रूप में। अपने राजरोहण के स्मारक के रूप में किया। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त शासक का। समुद्रगुप्त शासक का दरबारी कवि था। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का एक लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि कला एवं साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण, कला व साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग कहा जाता है। सारनाथ के धमेख स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? गुप्त काल में हुआ। सारनाथ के धमेख स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? गुप्त काल में हुआ। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था दिनार। सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? दिनार। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था दिनार। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था दिनार। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कालिदास ने लिखा। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कालिदास ने लिखा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? गुप्त युग है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुआ था या किस युग में? गुप्त युग में हुआ था। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी उपज का 6ठा भाग था। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी उपज का 6ठा भाग। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी उपज का 6ठा भाग। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल का। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल का। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? गुप्त वंश के शासकों ने। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को बहुत अधिक भूमि या ग्राम अनुदान में दिया था? गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा दान दिए थे। दिल्ली के महरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसके स्मृति में है? चंद्र के स्मृति में है। दिल्ली के महरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसके स्मृति में है? चंद्र के स्मृति में है। कालिदास द्वारा रचित महाविकाग्निमित्र नाटक का नायक था अग्निमित्र था। कालिदास द्वारा रचित मालिकाग्निमित्र नामक का नायक था अग्निमित्र था।
कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक था अग्निमित्र। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? प्रयाग में। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? प्रयाग के। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? गुप्त काल में। गुप्त काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? गुप्त। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? हुन। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? गुप्त। निम्न में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? जानकी हरण। जानकी हरण कालिदास ने नहीं लिखा था, बाकी मालविकाग्निमित्र कालिदास ने लिखा था। विक्रमोर्वशीयम कालिदास ने लिखा था। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास ने लिखा था। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? जानकी हरण नहीं लिखा था। मालविकाग्निमित्र, अभिज्ञान शकुंतलम और विक्रमोर्वशीयम कालिदास ने लिखा था। जानकी हरण नहीं लिखा था। अजंता की गुफाओं की सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? बाघ, धार में है। बाघ या धार में है। बाघ, उसको धार भी बोलते हैं। अजंता की गुफाओं के सरीखी जैसे गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? बाघ, धार में है। गुप्त वंश ने अवधि में शासन किया। किस अवधि में? 319 से 500 ईस्वी में। गुप्त वंश ने 319 से 500 ईस्वी में शासन किया। गुप्त वंश ने 319 से 500 ईस्वी में शासन किया। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई गुप्त काल में। कौन सा काल में? गुप्त काल में। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई गुप्त काल में। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? गुप्त काल में। सोने के सबसे अधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? गुप्त काल में। गुप्त काल में। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? एरन अभिलेख से। एरन अभिलेख से सती प्रथा का पहला अभिलेख मिलता है, उल्लेख मिलता है। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? एरन अभिलेख से मिलता है। गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए। क्रम से लगाइए, इसका एक होगा 1 2 3 4 5, मतलब ये उसी में है, क्रम में ही है। पहला चंद्रगुप्त, उसके बाद समुद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त टू, उसके बाद कुमारगुप्त, उसके बाद स्कंदगुप्त। गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए। पहले चंद्रगुप्त फर्स्ट, उसके बाद समुद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त टू, उसके बाद कुमारगुप्त, उसके बाद स्कंदगुप्त। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? बयाना, भरतपुर से। 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 बयाना, भरतपुर से चांदी के सिक्के का सबसे बड़ा ढेर प्राप्त हुआ था। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? बयाना, भरतपुर से हुआ। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? कुमारगुप्त फर्स्ट को। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? कुमारगुप्त को। कुमारगुप्त को। प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। जी हाँ, ये सही है। प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। जी हाँ। गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। ये भी सही है, पर्याप्त विस्तार हुआ था। गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। इसका आंसर बी होगा। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। गुप्त काल में उत्तरी भारतीय व्यापार निम्नलिखित में किस एक पतन से संचालित होता था? ताम्रलिप्ति से। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता था? ताम्रलिप्ति से। ताम्रलिप्ति से। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक। चांदी के सिक्के और रूपक कहलाते थे। इसमें सूची 1 में है, सूची 2 में मिलान करना है। विशाख दत्त नाटक, विशाख दत्त नाटक, विशाख दत्त नाटक। ब्राह्ममिहिर, ब्राह्ममिहिर खगोल विज्ञान था। ब्राह्ममिहिर खगोल विज्ञान था। चरक, चरक चिकित्सा,
चरक चिकित्सा, ब्रह्मगुप्त गणित, ब्रह्मगुप्त गणित। चंद्रगुप्त टू के काल में विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? उज्जैन। चंद्रगुप्त टू के काल में विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? उज्जैन। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती थी? अभिज्ञान शकुंतलम। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती थी? अभिज्ञान शकुंतलम। वर्तमान में गणित दशमलव प्रणाली का आविष्कारक शेर निम्न में से किस युग को है? गुप्त युग को है। दशमलव प्रणाली का आविष्कार गुप्त युग में हुआ था। कब हुआ था? गणित में जो दशमलव है, पॉइंट सिस्टम, वो गुप्त काल में हुआ था, गुप्त काल में हुआ था। निम्न में से कौन सा गुप्त के पतन का कारण नहीं था? सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह, यह पतन का कारण नहीं था। बाकी पतन का कारण ये था। स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना, ये भी है। हुनों का आक्रमण, ये भी है। प्रांतीय शासकों का विद्रोह, ये भी है। निम्न में से कौन सा गुप्त पतन के कारण नहीं था? सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह, ये कारण नहीं था। बाकी स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना पतन का कारण था। हुनों का आक्रमण पतन का कारण था गुप्त वंश का, और प्रांतीय शासकों का विद्रोह गुप्त वंश के पतन का कारण था। निम्नलिखित में किस शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को बिना बजाते हुए आकृति में अंकित कराया? समुद्रगुप्त ने। निम्नलिखित में किस शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को बिना बजाते हुए आकृति में अंकित कराया? समुद्रगुप्त ने। वह प्रथम भारतीय कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? गणित को एक पृथक विषय के रूप में अंकित किया? आर्यभट्ट ने। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था? वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आर्यभट्ट। मतलब आर्यभट्ट भारतीय विद्वान था, भारतीय विद्वान था जो गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया। किसने किया? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आर्यभट्ट ने। गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम का संबंध है चिकित्सा से। गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम का संबंध है चिकित्सा से, चिकित्सा से। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त। रामगुप्त। सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत में गवर्नर पुष्यगुप्त ने कराया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने करवाई की थी, कि दूसरी बार किसने मरम्मत कराई? स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त ने दूसरी बार मरम्मत कराई थी। सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने करवाया था, और दूसरा मरम्मत स्कंदगुप्त ने कराया था। स्कंदगुप्त ने कराया था। सूची 1 को शासक है, सूची 2 में उपाधि है। इसका आंसर डी है। चंद्रगुप्त फर्स्ट को महाधिराज बोला जाता था। चंद्रगुप्त फर्स्ट को क्या उपाधि थी? महाधिराज। समुद्रगुप्त को अश्वमेध पराक्रम, समुद्रगुप्त को अश्वमेध पराक्रम। चंद्रगुप्त को परम भागवत। स्कंदगुप्त को सकोप्रम, 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 सकोप्रम। सूची 1 में शासक हैं, उनके पत्नी का नाम है। इसका आंसर होना चंद्रगुप्त फर्स्ट का कुमार देवी लिच्छवी जिसको बोलते हैं उसका पत्नी थी। चंद्रगुप्त फर्स्ट का पत्नी का नाम कुमार देवी थी, कुमार देवी। रामगुप्त का ध्रुव देवी, समुद्रगुप्त का दत्ता देवी, और रुद्रसेन 2 का प्रभावती गुप्त, प्रभावती गुप्त था, प्रभावती गुप्त। किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? समुद्रगुप्त ने। किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? समुद्रगुप्त ने। सर्वराजोचिता, सर्वराजता, सभी राज्यों को उछाल फेंकने वाला की उपाधि किसे धारण की? किसने धारण की? समुद्रगुप्त को। सर्वराजोचिता, सर्वराजोचिता, सभी राज्यों को उखाड़ फेंकने वाला, समुद्रगुप्त। किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह थर्ड को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? चंद्रगुप्त 2। चंद्रगुप्त 2। किसने
अंतिम शक शासक रुद्र सिंह थर्ड को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया। चंद्रगुप्त टू। मिहिर कुल का संबंध था हुण से। मिहिर कुल का संबंध किससे था? हुण से। कनौज के सर्वप्रथम महता प्रदान करने वाले थे मौखरी। सबसे सर्वप्रथम महता किसने प्रदान करने वाले थे? मौखरी। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय। कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान केंद्रित करता है क्योंकि उसकी जंगरोधता के कारण। उसकी जंगरोधता मतलब जंग नहीं उसमें लगता, इसलिए उसका वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित करता है। कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? क्योंकि उसकी पुरावशिष्टता के कारण नहीं, उसकी चमक के कारण नहीं, उनकी कठोरता के कारण नहीं, उसकी जंगरोधकता के कारण वैज्ञानिकों का ध्यान खींच रहा है। वैज्ञानिकों का ध्यान खींच रहा है। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध है। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है, दूसरा गुप्त कला के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? बाघ गुफाएं। बाघ गुफाएं में। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफा का चित्रांकन है और दूसरा गुप्त काल के चित्रांकन का उदाहरण अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पे है? बाघ की गुफाएं। अजंता की गुफाएं में है एक है और दूसरा बाघ की गुफाओं में है। पुंड्रवर्धन भुक्ति प्रांत अवस्थित है उत्तर पश्चिम बंगाल में, उत्तर बंगाल में है। पुंड्रवर्धन भुक्ति प्रांत अवस्थित है उत्तर बंगाल में। पुंड्रवर्धन भुक्ति प्रांत अवस्थित है उत्तर बंगाल में। पुंड्रवर्धन अवस्थित है उत्तर बंगाल में। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त है। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था समुद्रगुप्त। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। मेरे प्यारे भाइयों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और लोगों तक शेयर कीजिएगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।